महाराष्ट्रातील नक्षलवादी चळवळ संपल्यात जमाय। कारण का गेल्या 5-1 वर्षांपासून स्थानिक तरुणांनी नक्षली दलांमध्ये भरती होणं बंद केलंय। कबुली जबाब दिलाय। अलीकडेच आत्मसमर्पण केलेल्या दलमचा टॉप कमांडर असलेल्या कोला तुमरेटी उर्फ गिरधरनं। कोला तुमरेटी गेली अनेक वर्ष महाराष्ट्रातील नक्षली कारवायांचा सरसेनापतीच आहे। आत्मसमर्पणानंतर एबीपी माझाला दिलेल्या खास मुलाखतीत त्यानं नक्षलवाद्यांविषयीचे अनेक गौप्यस्फोट केलेत। गडचिरोली आणि परिसरातल्या जंगलातील नक्षलवादी चळवळ स्थानिकांची भरती बंद झाल्यामुळे कोलमडल्याचं मान्य करून त्याने हिंसाचाराचा आणि बंदुकीचा मार्ग चुकीचा असल्याचं निसंकोचपणे सांगितलं। त्या मुलाखतीचा काही संपादित भाग आपण पाहूया। खोटा प्रचार किंवा क्रांतीच्या भ्रामक गोष्टी यांना बळी पडून अनेक तरुण हातात बंदूक घेऊन देशाविरोधात, लोकशाही व्यवस्थेविरोधात किंवा प्रशासनाविरोधात विद्रोहाचा मार्ग स्वीकारतात। मात्र तरीही कायद्याकडून आणि देशाकडून, समाजाकडून त्यांना पुन्हा मुख्य प्रवाहामध्ये येण्याची एक संधी निश्चितच मिळते आणि अशीच एक संधी मिळालेली आहे कोला तुमरेटी म्हणजेच गिरधर यांना। माझ्यासोबत स्वतः गिरधर आहेत आणि गिरधर महाराष्ट्रातील गडचिरोली जिल्ह्यातील नक्षल चळवळीमध्ये सरसेनापतीच्या भूमिकेमध्ये होते आणि संपूर्ण गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये नक्षल चळवळीचा काही दिवसांपूर्वीपर्यंत नेतृत्व ते करत होते। मात्र आता त्यांनी कायद्यासमोर येऊन आत्मसमर्पण केलेलं आहे आणि विकासाच्या मुख्य प्रवाहात येण्याचा निर्णय घेतलेला आहे। आपण गिरधर सोबतच बोलूया की त्यांनी हा निर्णय का घेतला। गिरधर, काही आठवड्यांपूर्वी तुम्ही आत्मसमर्पण केलं आणि तेव्हाचे जे तत्कालीन गृहमंत्री होते त्यांच्यासमोर आत्मसमर्पण केल्यानंतर आज तुमच्या काय भावना आहेत? सर, मेरा कहना यह है कि मैं बहुत साल नक्सल में काम किया हूँ। अभी सरेंडर होने के बाद मुझे यहाँ मानसिक रूप से बहुत शांति महसूस करता हूँ मैं, और इसके लिए मैं पहले तो बहुत गलत रास्ते पर थे। उस रास्ते से मैं यहाँ आके शांति महसूस करता हूँ, और इसके लिए जो भी प्रयास किया है, सबसे पहले अपने महाराष्ट्र के माननीय गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस जी और डीआईजी सर, आईजी सर, एसपी सर, अन्य अधिकारी, यहाँ के गडचिरोली के जितने भी है वो मुझे विश्वास में लिया और सरेंडर किया है। मैं उनके सामने सरेंडर किया हूँ, और सबसे पहले मैं इस क्षण को कभी नहीं भूलूँगा। मुझे पहला मौका ऐसा मिला है, और मैं यहाँ आने के बाद सरकार ने जो भी मुझे आत्मसमर्पण योजना के तहत मुझे घर और मुझे जो भी बेनिफिट्स मिलने हैं वो मिलेगा। वो प्रक्रिया जारी है। उसके तहत अब हम गडचिरोली पुलिस जो भी व्यवस्था करेगी हमारा कर रही है, जारी है। उसके तहत मैं यहाँ अभी मैं जनजीवन में आके सुकून से जीना चाहता हूँ। आगे का ज़िंदगी यही मेरा चलेगा। गिरधर, तुम्ही जवळपास 28 वर्ष जंगलात काढले। अगदी वयाच्या 16व्या वर्षी तुम्ही नक्षलवाद्यांसोबत निघून गेले होते आणि 28 वर्ष जंगलात होते। सशस्त्र लढा तुम्ही दिला, नेतृत्व तुम्ही दिला। पण या नक्षल चळवळीमधून आता तुम्ही जेव्हा आत्मसमर्पण करून कायद्याच्या दिशेने, पोलिसांच्या बाजूने आले आहात, काय अशा नकारात्मक गोष्टी तुम्हाला त्या चळवळीमध्ये दिसल्या की ज्याच्यामुळे तुम्हाला असं वाटलं की आपण आत्मसमर्पण केलं पाहिजे? जरी अनेक तरुण जे आहेत ते भ्रामक प्रचाराला बळी पडतात, पण आतल्या गोष्टी त्यांना माहीत नसतात। जे आतल्या अशा कोणत्या नकारात्मक गोष्टी होत्या जो अनुभव तुम्हाला आला? सर, मुझे सरेंडर करने में मजबूर करने वाली बात ये है कि मैं 28 साल तो पार्टी में काम किया अलग अलग पदों पर, लेकिन मुझे आज समझ में आया कि अब इस नक्सल आंदोलन में आगे मुझे कुछ नहीं दिख रहा था, सही रास्ता। और दूसरी तरफ अपने गडचिरोली में देखा जाए तो
नक्सल आंदोलन आज की डेट में ख़त्म हो रही है। मतलब इसके कारण ये है कि यहाँ के लोग भी नक्सल से बहुत दूर हो गया है। किस लिए? मतलब पार्टी से जनता दूर होने की मतलब जो गढ़चिरौली पुलिस ने विकास योजनाएं चलाई है, जैसे सिविक एक्शन प्रोग्राम, दादा लोरा खिड़की और ग्राम बेट जैसे प्रोग्राम लोगों के सामने ले जाकर पुलिस प्रशासन ने जो प्रयास किया है, विकास के मार्ग को अंदरूनी इलाकों तक लेके गया है, उसके तहत लोगों ने अभी हिंसा के मार्ग को छोड़ के शांति मार्ग को ज़्यादा पसंद करते हैं। इसलिए अभी कोई पार्टी में भी जाना नहीं चाहता है, मदद करना भी छोड़ दिया है। ये सारे कारणों को देखने से मुझे लगा कि मैं भी अभी सरेंडर होके मैं साधारण ज़िंदगी जीने से ही बेहतर है, इसमें तो कुछ होने वाला नहीं है, ये मुझे समझ में आया। तुम्ही म्हणताय की गडचिरोली असेल किंवा हा जो संपूर्ण दुर्गम क्षेत्र आहे, मागास मानला जाणारा क्षेत्र आहे, या भागातून आता नक्सल चळवळ जी आहे ती हळूहळू कमकुवत होत आहे, संपुष्टात येत आहे। जो तरुण वर्ग जो नक्षल चळवळीचा एकेकाळी बॅकबोन मानला जात होता, स्थानिक तरुण वर्ग जो आहे त्याला आता बंदूक आकर्षित करत नाही आहे का? त्याला विकास कामं जास्त आकर्षित करत आहे का? काय होत आहे? हो, मुझे लगता है अभी आज की परिस्थिति में देखने से बंदूक के अलावा विकास को आज के युवा वर्ग ने बहुत प्राथमिकता दिए है, पहली प्राथमिकता दिए है। क्योंकि आज अपने गढ़चिरौली ज़िले में जो उद्योग आया है, सुरजागढ़ जैसे चालू हो कि उसमें कई लोगों को रोज़गार मिला है, आगे भी मिलने वाला है। तो इसमें लोग अभी धीरे धीरे जो रोजगार का संधि मिल रही है उसके तरफ डाइवर्ट हो गए हैं। स्थानिक रिक्रुटमेंट म्हणजे अखेरीस तुम्ही अगदी गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये नक्षल चळवळीचं नेतृत्व करत होतात, रिक्रुटमेंटची जबाबदारी पण जे नेतृत्व करतात त्यांच्याकडे असतात। तुमचा गेल्या काही वर्षातला अनुभव काय आहे? कारण असं म्हटलं जात आहे, मी असं ऐकलं आहे की लोकल रिक्रुटमेंट जो स्थानिक रिक्रुटमेंट आहे गडचिरोली जिल्ह्यातून होत नाही, ते बाहेरचे तरुण जे येतात ते सहभागी होतात। सध्या काय स्थिती आहे? आता तुम्ही आत्मसमर्पण केलेलं आहे, तुम्ही नक्षल चळवळीच्या बाहेर आल्यात, पण काही दिवसापूर्वीपर्यंतची मी स्थिती तुम्हाला विचारतोय की खरोखर लोकल रिक्रुटमेंटला हादरा बसला आहे का? हो, आपने जो कहा है सही है। आज अपने गढ़चिरौली ज़िले से कोई रिक्रूटमेंट हो नहीं रहा है। जो भी है वो दूसरे डिवीज़नों से, मतलब छत्तीसगढ़ से, वहाँ से यहाँ गढ़चिरौली में आके कुछ कार्यरत है कैडर। अपने गढ़चिरौली में इन 4-5 सालों में देखा जाए तो एक भी रिक्रूटमेंट नहीं है यहाँ गडचिरोलीचे। म्हणजे बाहेरचे जे नक्षलवादी आहेत त्यांच्या जोरावर गडचिरोलीमध्ये नक्षलवाद किंवा जे दलम आहेत किंवा जे काही पोलिसांविरोधात जे काही हिंसाचाराच्या घटना घडवल्या जातात ते दुसऱ्या राज्याचे तरुण असतात। दूसरे राज्य के भी है, यहाँ के भी है पुराने कैडर, अभी भी कुछ लोग तो है यहाँ के भी पुराने कैडर, लेकिन फिलहाल देखा जाए तो यहाँ गडचिरोली का रिक्रूट बंद है। तुम्ही वेगवेगळ्या प्रकल्पांचा आणि याचा उल्लेख केला, सुरजागडचाही नाव तुम्ही घेतला। हे जे मोठे प्रकल्प गेल्या 6-7 वर्षामध्ये अगदी 2016-17 पासून ती प्रक्रिया सुरू झाली। आता ते सुरुवातीला तर ते त्या प्रकल्पांचं उभारणीचं काम सुरू होतं, मात्र आता त्याच्यातून रोजगाराच्या संधी निर्माण व्हायला लागलेल्या आहेत। तर हे जे काही बदल होत आहेत की स्थानिक पातळीवर मोठे प्रकल्प येऊन मग ते खाणकामशी संबंधित असेल किंवा काही कारखान्यांची उभारणी असेल, याच्या माध्यमातून रोजगाराच्या संधी मिळत आहेत का तरुणांना? आणि तोच मुख्य कारण बनतं आहे का नक्सल चळवळ जी आहे ती संकुचित आकुंचित होण्यामध्ये? हाँ, मतलब नक्सल में आकर्षित होने के लिए वही मुख्य कारण नहीं है, कई कारण हो सकता है भी, लेकिन अभी जो विकास के दौर अभी जारी है उसके तहत यहाँ के युवाओं ने तो अभी हिंसा के बदल शांति मार्ग को चुना है और विकास को चुना है। उसमें ग्रामीण इलाके में जो भी पुलिस प्रशासन के तरफ से
जो रोजगार उपलब्ध किए हैं, और दवाखाना, शिक्षा, और जो भी उनके दैनंदिन समस्या, पानी, इस तरह के जो गरीब लोगों के जो कमी है वो अभी पूरे होने लगे हैं. इसलिए अभी विकास के रास्ते को ही युवाओं ने चुनते हैं. तुम्ही मोठ्या प्रकल्पांचा, विकास प्रकल्पांचा उल्लेख केला. एक काही वर्षांपूर्वीपर्यंतचा आणि एक पत्रकार म्हणून माझा पण मी अनुभव जे मी एक आकलन केला किंवा पाहिला, सुरुवातीला जेव्हा मोठे प्रकल्प जाहीर व्हायचे तर त्याला खूप विरोध व्हायचा. अगदी जाळपोळीच्या पण घटना, हिंसाचाराच्या पण घटना, मोठे प्रोजेक्ट गडचिरोलीमध्ये येत आहेत जाहीर केल्यावर अशा घटना घडायच्या. मात्र मग हळूहळू तो विरोध शमून जातो आणि त्याच्यानंतर नक्षलवाद्यांकडून त्याचा जो विरोध कमी होतो. तर जो बाहेर बसलेला जो व्यक्ती त्याला आश्चर्य वाटतं, सुरुवातीला खूप टोकाचा विरोध केला जातो आणि मग हळूहळू तो विरोध कमी होऊन जातो. ह्या मागचं काय असते या मागे? हाँ, उसमें अगर अपन समझेंगे तो अचानक जो उद्योग शुरू होता है उसमें कई बाहर के कई विषय भी रहता है कि कहीं पे विस्तारपन हुआ है, कहीं ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है. ये जब तक उद्योग शुरू होकर यहाँ के लोगों को रोजगार का संधि नहीं मिलेगा तब तक ये बाहर के जो प्रचार है ना वो अपने दिमाग पे हावी रहता है. खोटा प्रचार जो है तो डोक्यावर हावी रहा. हाँ. इसलिए हाँ, वो बात को लेके ही यहाँ पे भी विरोध संघर्ष होना या तो जाड़ पोड़ ये सब चलता है. लेकिन अभी जो है प्रत्यक्ष में उनको अगर देख रहे हैं, अपने गढ़चिरौली में बड़े बड़े उद्योग आए हैं, प्रत्यक्ष में उनको रोजगार मिलेगा. क्योंकि यहाँ पे भी आत्मसमर्पण जो की है उनको भी अभी वहाँ पे रोजगार मिला है. पुलिस प्रशासन की तरफ से ऐसा उनको व्यवस्था किया है कि उनको भी वहाँ पे रोजगार पे लगाया है. बाकी जो पूरे जिले के हैं उनको सबसे पहला प्राथमिकता दे रहे हैं. इसलिए अब वो प्रचार साइड में जाकर अभी प्रत्यक्ष में वो देख रहे हैं, वही सही महसूस कर रहे हैं. म्हणजे जेव्हा प्रत्यक्ष लाभ समोर येतात तेव्हा तो जो भ्रामक प्रचार, खोटा प्रचार आहे तो कुठेतरी मागे पडतो. जी, मतलब जो प्रत्यक्ष उनको दिखता है तभी झूठा प्रचार को फिर नकारते हैं. एक आणखी प्रश्न जो उत्सुकतेपोटी मी विचारतो, आता जसं छत्तीसगडमध्ये होत आहे, खूप साऱ्या जे काही निरपराध ग्रामीण आहेत त्यांची हत्या कुठंतरी नक्षलवाद्यांकडून केली जाते आहे. अगदी महिलांनाही जन अदालत आणि या अशा गोष्टींच्या माध्यमातून मारलं जातं. खरोखर त्यांचा काय दोष, का त्यांच्यावर असा अन्याय होतो? वो तो मैं अब मुखबिरी के नाम पे मारे जाते हैं तो उसमें उनका दोष, मतलब जो भी वहाँ रहेगा वो तो नक्सल का काम करेगा ही, और उसमें कई लोग मुखबिरी बनते भी हैं. लेकिन इसमें जो आज के नक्सल जो है उनको सही मुखबिरी पहचान कर उसको मारने में कई गलतियां भी है. म्हणजे निर्दोषांना मारलं जातं. कई विषयों में कई लोगों को, निर्दोष लोगों को भी मारना चल रही है. तुम्ही नक्षल चळवळीमध्ये राहिलात अगदी 28 वर्ष. 16व्या वर्षापासून आज 45-46 वर्षाचे तुम्ही झाले. अगदी उमेदीचा काळ तुम्ही नक्षल चळवळीला दिला आहे. आज जेव्हा आत्मसमर्पण करून तुम्ही त्या चळवळीच्या बाहेर आलेत, जंगलाच्या बाहेर आलेत, जे नक्षल चळवळीमध्ये जे तरुण तरुणी आहे, जरी ते दुसऱ्या राज्यातील असतील, काय संदेश द्याल तुम्ही, काय सांगणार? नक्षल चळवळीच्या नावाखाली मी तर म्हणे 30 वर्ष जीवनाचे गमावणारा गिरीधर काय सांगणार त्यांना? जो अभी नक्सल दलम में सक्रिय लोग हैं, अपने गढ़चिरौली को हो या अदर दूसरे राज्य का हो, मैं उनको संदेश यही देना चाहता हूँ कि आज के परिस्थिति में जो भी नक्सल दलम में सक्रिय है उन्हें खुद सोचना चाहिए कि रास्ता कौन सा सही है, या हथियार का या शांति का. उन लोग सोचना चाहिए कि ये तो अगर नक्सल चळवळी में जो है वो
उससे तो खून खराबा ही होगा। उसमें कोई विकास काम तो नहीं होगा। या तो मारेंगे इधर के या तो मारेंगे उधर के, लेकिन नुकसान किसका होगा? अपना ही होगा। अपने आदिवासियों का या जो भी है अपने भारत देश के जो पार्टी में है, नक्सल में है, उन्हीं का नुकसान होगा। तो अपन अपने आप बीच में क्यों ऐसे, मतलब कोई भी शांति का रास्ता निकालना चाहिए। तुम्ही त्यांना ऐसे उन लोग अगर सोचना चाहिए करके मैं आह्वान करता हूँ। जो सही रास्ता आज के परिस्थिति में उनको लगता है कि यही सही रास्ता है, विकास या बंदूक। म्हणजे आत्मसमर्पण करून सरकार, पोलीस, कायदा जी एक संधी देत आहे जीवनात, जी तुम्हाला दुसऱ्यांदा ती संधी मिळाली, इतर तरुणांनाही तशी संधी मिळाली तर त्यांनी विचार करायला हवा त्याचा। नक्कीच विचार करायला पाहिजे, मतलब विचार करना चाहिए। हो, अभी जो भी पुलिस प्रशासन की तरफ से, अपने गढ़चिरौली पुलिस प्रशासन की तरफ से तो मुझे लगता है, याद है 2005 से ये आत्मसमर्पण योजना जारी है, शुरू किए है। तब से अब तक कई लोग आत्मसमर्पण किए हैं। इसके तहत पुलिस प्रशासन की तरफ से बहुत कोशिश की है आत्मसमर्पण करने के लिए। तो ऐसा कुछ किसी से कुछ भी हुआ नहीं है आत्मसमर्पण होने के बाद। तो यही विश्वास के साथ जो नक्सल में है सक्रिय, उन लोग भी सोचना चाहिए और उनके माँ बाप भी इसी तरह सोचना चाहिए। और सरेंडर होने के लिए अगर सोचते हैं तो ठीक है। तुम्ही जेव्हा आत्मसमर्पण केलं होतं तेव्हा गृहमंत्र्यांनी तुमच्या हातामध्ये संविधानाची प्रत दिली होती, मी ती फोटो पाहिलं होतं। आज एवढे दिवस आत्मसमर्पणाला झाले, आज काय वाटते, संविधानाचाच मार्ग योग्य असते अखेरीस? हाँ, मुझे ज़रूर संविधान का मार्ग ही आज के परिस्थिति में सही लगता है, क्योंकि संविधान के अलावा दूसरा और कोई नहीं है। भारत देश में पूरे देखा जाए तो संविधान को लेके ही चलते हैं। कोई इधर उधर हुआ तो भी संविधान के तहत ही उसी को लेके हम कहीं कोर्ट में जाते हैं, कहीं जाते हैं तो फिर संविधान को ही फॉलो करते हैं। वही हमारा सुरक्षा भी है। तर गिरधरजी, तुम्हाला तुमच्या पुढील आयुष्यासाठी एबीपी माझाकडून खूप खूप शुभेच्छा आणि तुमचा जीवन चांगला जावं अशी अपेक्षा आम्ही व्यक्त करतो। हो, धन्यवाद। तर हे आहेत कोला तुमरेटी उर्फ गिरधर। गडचिरोली जिल्ह्यात अनेक वर्ष नक्षल चळवळीचा नेतृत्व त्यांनी केला। ते सरसेनापती होते या नक्षल चळवळीमध्ये या ठिकाणी। मात्र त्यांनी समोर काही भवितव्य जो आहे तो योग्य नाही आहे, मार्ग आपण जो धरलेला आहे तो योग्य नाही आहे याचा आकलन केला आणि त्याच्यानंतर त्यांनी काही दिवसांपूर्वी आत्मसमर्पण केलेलं आहे आणि आज ते एबीपी माझासोबत एक्सक्लुझिव्ह बोलले आहे। पहिल्यांदा त्यांनी आपली प्रतिक्रिया कुठेतरी दिलेली आहे। ते कुठे आमच्याशी बोलत होते, त्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून आम्ही तो ठिकाण तुम्हाला सांगणार नाही, मात्र त्यांनी आत्मसमर्पण केलेलं आहे आणि जे तरुण अजूनही बंदुकीच्या मार्गातून क्रांतीचा मार्ग शोधत आहे, कुठेतरी भरकटलेले आहे, त्यांनी पुन्हा मुख्य प्रवाहामध्ये समाजाकडे, विकासाच्या मार्गाकडे यावं असं आव्हान ते करतायत। कॅमेरामॅन अतुल हिरडेसह रजत वशिष्ठ, एबीपी माझा। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।